हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम इन दिस सेशन। आज हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, देन हम उसके बाद बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहले बेसिक थिंग की यदि बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जिसको आप डीएनए और आरएनए कहते हैं, ठीक है। इसी में यदि आप बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए जो होता है उसका एक कंपोजिशन होता है इंपॉर्टेंट, जो कि होता है आपका न्यूक्लियोटाइड। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, सबसे पहले यदि आप इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें बताया जाता है कि आप डीएनए हो या फिर आरएनए हो, दोनों में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोनों का ही। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं किसके, आपके न्यूक्लियोटाइड्स की, तो कंपोजिशन में बोल दो या फिर कंपोनेंट्स इसको कह सकते हैं। तो 3 डिफरेंट कंपोजिशन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके ना होने से क्या कह सकते हो, ये जो हम कंपोजिशन बना रहे हैं, किस चीज का बना रहे हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड का, वो नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपको एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाना है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, तो हमारे पास इन तीनों कंपोनेंट्स में से ऐसा एक भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए जो कि क्या हो, आपका एब्सेंट हो। तो हम कंपोजिशन की सबसे पहले बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला जो है आपका क्या है, वो है नाइट्रोजिनस बेसिस। बेस। दूसरा है आपका फॉस्फेट, और थर्ड जो है बट नॉट लीस्ट है आपका शुगर। यदि आप इन तीनों फैक्टर्स में से, तीनों कंपोनेंट्स में से सबसे पहले यदि आप शुगर की बात करते हो, तो शुगर क्या होता है, शुगर वो मॉलिक्यूल है, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इनमें से किन किन पर चार्ज प्रेजेंट है, कौन कौन जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, कौन सा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, कौन सा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सा ध्यान में पहले से होना चाहिए। तो जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, आपका फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, जिस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं कि डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका फॉस्फेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और भी चीजें होती है, और भी प्रोटीन्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है नेगेटिव, वो किसकी वजह से आ रहा है, वजह है कौन है, वो वजह है आपका फॉस्फेट। अब हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पहले हम शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर जो होता है यहाँ पर, शुगर जो है यहाँ पर वो कैसी शुगर है, आपकी राइबोस है। राइबोस है मतलब क्या, मतलब कि 5 कार्बन की शुगर, मतलब कि फ्यूरॉन रिंग है आपकी, यहाँ पर कौन सी रिंग होगी, फ्यूरॉन रिंग। यहाँ पर कौन सी रिंग प्रेजेंट है, फ्यूरॉन। अब जो शुगर होता है 5 कार्बन की है, फ्यूरॉन रिंग है। तो अब शुगर को जब आप स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करते हो आप शुगर का, तो क्या देखते हो आप, शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि अब डीएनए और आरएनए को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर पाओ। तो ये होता है आपका 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, ये 3 प्राइम है, ये 4 प्राइम, और ये है आपका 5 प्राइम। जो शुगर होता है उसमें नंबरिंग का सिस्टम जो होता है उसको कुछ इस तरीके से नंबरिंग जो होती है वो दी जाती है। तो जो मतलब इसको कहते हैं हम प्राइम नंबरिंग। शुगर जो होता है उसको हम नॉर्मली, अभी आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे मैं बनाऊंगी 2 प्राइम
OH और एक होता है 3 प्राइम पे OH। अब इन दोनों को ध्यान में क्यों रखना है? ध्यान में ये रखना है कि जो आपका DNA और RNA होता है, दोनों में यही शुगर का जो ये 2 प्राइम और 3 प्राइम OH जो होता है यही डिफाइन करता है कि ये DNA है या फिर RNA की शुगर है। और जो आपका 5 प्राइम जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये 5 प्राइम पे क्या होते हैं आपके 3 क्या लगे होते हैं यहाँ पे? फॉस्फेट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं यहाँ पे? 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। ऐसा बाहर जा रहा है, इसको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होते हैं आपके 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। लेकिन जब हम आगे इसका सिंथेसिस देखेंगे DNA का या फिर RNA का, तब आप क्या पाओगे कि पायरोफॉस्फेट जो होते हैं वो रिलीज हो जाता है और सिर्फ मोनोफॉस्फेट जो होता है वो अटैच रहता है जब आप बात करते हो सिंथेसिस की। तो इतना स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसी शुगर में आपने फॉस्फेट भी देख लिया कि फॉस्फेट जो होता है उसकी पोजीशन कहाँ पर, वो कैसे अटैच होता है। सिमिलर मैनर में हम ये देखेंगे कि आपका जो नाइट्रोजनस बेस है वो कैसे एक दूसरे से लिंक रहेगा। फॉस्फेट से राइबोस शुगर और राइबोस शुगर से आपका नाइट्रोजनस बेस, एक दूसरे से ये दोनों तीनों कैसे कनेक्टेड हैं। तो जो आपका बेस होता है जिसको हम नाइट्रोजनस बेस कह रहे हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। वो बॉन्ड कौन सा उसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल में आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर बेस आपका जो होगा वो जुड़ा होगा। वो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, वो बेस किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, कौन सा नंबर का नाइट्रोजन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है आपके शुगर से, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए, वो क्या है, ये 3 चीजें जो होती है वो जरूरी होती हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेस है आपने लिखा यहाँ पर, उसको हम क्या करते हैं 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कैसे? एक तो होते हैं आपकी प्यूरिन्स। अब प्यूरिन क्या होते हैं, जिनमें क्या होती है डबल रिंग प्रेजेंट होती है जिससे आप पहचान सकते। दूसरे होते हैं आपके पायरिमिडिन्स। दूसरे क्या होते हैं आपके पायरिमिडिन्स है। तो प्यूरिन्स की यदि आप बात करते हो कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से प्यूरिन के, तो प्यूरिन का जो एग्जाम्पल है वो कौन है आपका एडेनिन और ग्वानिन। ये 2 नाइट्रोजनस बेस किसका एग्जाम्पल है, प्यूरिन का। और जो पायरिमिडिन्स है उसमें किसके एग्जाम्पल है आपका, थाइमिन आ जाएगा, यूरासिल और साइटोसिन आ जाएगा। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके, पायरिमिडिन्स के। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसको पूरे को एडेनिन लिखते हैं। और इसके जो मॉलिक्यूलर नेम्स होते हैं, जो केमिकल नेम होते हैं वो भी अलग होते हैं। जैसे अमीनो को 6 अमीनो प्यूरिन को हम एडेनिन कहते हैं। इस तरीके से हम आगे भी देखेंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब। फिलहाल के लिए आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो 2 वर्ड आपने सुने होंगे हमेशा ही, वो क्या होते हैं। एक होता है आपका न्यूक्लियोसाइड वर्सेस न्यूक्लियोटाइड। तो हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये चीज जानना भी जरूरी है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, या कोई डिफरेंस होता भी है या फिर नहीं होता है। तो डिफरेंस कहाँ होता है, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे मैं फिर से शुगर मॉलिक्यूल को आपका ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से वापस आपका शुगर मॉलिक्यूल है। ये कौन सी रिंग है आपकी, ये है आपकी फिरॉन रिंग, जहां पर क्या है आपका 2 प्राइम OH है ये, और ये क्या है 3 प्राइम OH। तो मैं 2 अब यहाँ लिख देती हूँ, 3 यहाँ लिख देती हूँ, ताकि हम आगे से इसको अच्छे से समझ पाए। 4th नंबर है 4 प्राइम और ये आपका 5 प्राइम है। तो अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि 2 प्राइम OH और 3 प्राइम। अभी ये जो OH मैंने यहाँ लिख रखा है, इन दोनों OH पे आपको नजर नहीं डालना। आपको नजर कहाँ डालना है वो बता रही हूँ आपको। नजर आपको यहाँ रखना है कि जब यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई बेस जुड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई बेस अटैच होगा। किससे अटैच होगा, वो आपकी शुगर से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक फॉस्फेट नहीं जुड़ता है किससे, आपके शुगर से, तब तक इसको आपका क्या बोलना है, न्यूक्लियोसाइड बोलना। और जैसे ही आपने क्या कर दिए, आपके फॉस्फेट को ऐड कर दिए तय, उस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर आप इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। गौर से सुनना कि जब तक फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है तब तक आपका ये न्यूक्लियोसाइड है, और जैसे फॉस्फेट ग्रुप आ गया तब क्या बन गया, ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। तो ये क्या है आपका, इधर बेस होगा, बेस के बाद क्या होता है हमारा, यहाँ पर शुगर का मॉलिक्यूल रहता है, ये शुगर मॉलिक्यूल है ना। शुगर मॉलिक्यूल के बाद फिर क्या लगे होते हैं, 3 फॉस्फेट रहते हैं। क्या होते हैं हमारे पास में, फिर 3 फॉस्फेट होंगे। अब मुझे ये बताना है आपको, एक तो आपने क्या बता दिया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब बताना ये है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते। तो यहाँ पर जो होता है ना, ये इसको मैं बता रही हूँ, ये कोई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक दूसरे से ये बॉन्डिंग के थ्रू ही जुड़ते हैं। ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी एक दूसरे स्ट्रक्चर से जुड़ता है, तो कोई ना कोई क्या होती है, यहाँ पे बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है। छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसको हम फिर से थोड़ा ढंग से अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे एक बेस जो होता है उसको ड्रॉ करूंगी, यहाँ पर बेस को अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से। तो हम बेस ऐड करते हैं यहाँ पे। ये जो बेस होगा यहाँ पर, ये कौन सा एक बॉन्ड होता है जिसके थ्रू ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो हम बेस एक ड्रॉ कर भी लेते हैं। फिर बाद में आपको ये भी बताया जाएगा कि कहाँ पर सिन और कहाँ पर आपका जो कंफर्मेशन चेंज होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट। तो ये क्या है हमारा, एक मैंने बेस को ऐड किया है जिसका नाम है एडेनिन। ये कौन सा बेस है यहाँ पर, एडेनिन। तो प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा मैंने स्पेस कम लिया है यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम ड्रॉ करूंगी तो और क्लियर हम करेंगे। अभी हम ड्रॉ फिर से करेंगे। तो ये क्या है आपका जो बॉन्ड है यहाँ पर, क्या है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, यहाँ पर ये जो रिंग बताई जा रही है, ये जो रिंग यहाँ पर बताई जा रही है, ये जो यहाँ पर रिंग है, ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल नेचर होता है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर रोटेट कर सकता है। और यहाँ क्या लगे, आपके फॉस्फेट लगे हैं। तो फॉस्फेट जो आपका फॉस्फेट होता है, यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है 5 प्राइम OH और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, या फिर सिंपली आप क्या कह सकते हो, ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ये जो दो बनाए हैं यहाँ पर, ये दो बॉन्ड्स हैं, ये भी हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। तो ये जो बॉन्ड होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है एनहाइड्राइड बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे हम, एनहाइड्राइड बॉन्ड कहेंगे। मतलब कि जो आपके जो फॉस्फेट हैं यहाँ पर, ये जो बॉन्ड दिखाए गए ये एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, एनहाइड्राइड बॉन्ड। और जो यहाँ जो बताया गया ये कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, ये वाला यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा। और जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, कोई सा, इट कुड बी एनी बेस, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडेनिन, हमने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो एडेनिन बेस है, और यहाँ पे क्या बताई है, ये रिंग। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो रहता है, अभी हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर जब हम डिटेल में ड्रॉ करेंगे, तो N9 पोजीशन होती है जिससे ये इंटरेक्ट करता है किसी शुगर से। और अभी हमने बोला था कि अभी आपको इन पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ये क्या है, आपके OH। ये आगे की जो कहानी स्टार्ट होगी उसमें आपको और अच्छे से इसका समझ में आएगा कि इनका रोल क्या है। अभी फिलहाल के लिए हम क्या देख रहे हैं, फिलहाल के लिए समझ रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान होगी तभी तो आप आगे की चीजों को ड्रॉ कर पाओगे। तो ये क्या हो गया है आपका, जब आपका फॉस्फेट, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार फिर से, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कि आपका नाइट्रोजीनस बेस है,
प्लस क्या है आपका, इसको हम कहीं और लिख लेते हैं अच्छे से, नीचे लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, तो ताकि नीचे नाइट्रोजिनस बेस है प्लस शुगर है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो न्यूक्लियोसाइड कहते हो। और जब नाइट्रोजिनस बेस हो, शुगर हो, फॉस्फेट हो, तो हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। सिंपल है, दो ही चीजें तो ध्यान में रखना है, बाकी सब चीज तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड के कंपोजिशन की। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या होता है वो बताया। हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं किसका, आपके न्यूक्लियोटाइड का ही हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। किसका कंपोजिशन पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियोटाइड का पढ़ रहे हैं, ना कि न्यूक्लियोसाइड का। बस डिफरेंस बता दिया है कि डिफरेंस दोनों में होता क्या है। तो अब जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनको और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पे दो पेरेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा कर लिए। एक पेरेंट कंपाउंड जो होता है वो होता है आपका प्यूरिन, वो कौन है आपका, प्यूरिन, एग्जांपल्स हम लिखवा चुके। दूसरा जो पेरेंट कंपाउंड है वो कौन है आपका, पाइरिमिडिन। अब ये जो पेरेंट कंपाउंड्स है इन्हीं में क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन हम करते हैं, तो जो नई नई चीजें हम देखते हैं कि कोई क्या कहते हैं उसको, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि कोई इंटरकलेटिंग एजेंट आ गया या कोई होमोलोग है किसी नाइट्रोजन बेस का, तो इन्हीं में क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं। जब इन्हीं में मॉडिफिकेशन होते हैं तो फिर क्या होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि पेंटोज जो होती है क्या होती है, यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, दोनों में क्या है वो कॉमन है। अब दोनों में कॉमन तो है बट एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ पर है आपका, 2 प्राइम और 3 प्राइम OH, वो भी हम देखेंगे उसके पहले। और दूसरी चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है कि दोनों ही में क्या होती है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये दोनों ही कैसे हैं, इन दोनों की यदि आप बात करते हो, ये दोनों जो यहाँ पे बताए गए हैं, दोनों कौन आपका, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये कैसे है, ये हेटेरोसाइक्लिक है। अब ये हेटेरो क्यों बोला, अभी आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये कैसे, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब जो मेजर हमने देखे थे प्यूरिन का, एडेनिन और ग्वानिन जो था, वो एग्जांपल्स देखे थे। स्ट्रक्चर्स, अब हम सबके स्ट्रक्चर्स देखेंगे वन बाय वन। स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन यदि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, एक दूसरे से जो ये इंटरलिंक्ड है, जैसे कि कोई होमोलॉग है किसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस का, तो आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और आप स्ट्रक्चर यदि ड्रॉ करना जानते हो तो आपको ये पता चल जाएगा जब डीएनए सिंथेसिस होती है तो किस तरीके का ओरिएंटेशन होता है। तो सबसे इसलिए हमें स्ट्रक्चर हमें समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम प्यूरिन्स का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्यूरिन्स, दो मेजर प्यूरिन होते हैं जिसमें हमने एडेनिन देखा और ग्वानिन देखा। अब जो एडेनिन होता है इसके यदि नाम की आप बात करते तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। अभी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूंगी, बस ऐसे बताना है आपको। और जो ग्वानिन होता उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 अमीनो 6 ऑक्सी। तो अभी हम बताएंगे आगे किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका डीअमाइनेशन होता है, तो किस तरीके से इनमें नाइट्रोजनस बेसिस में क्या आता है, इनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसको 2 अमीनो, थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, 2 अमीनो 6 ऑक्सी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 अमीनो, फिर से मिस्टेक किया, अमीनो लिख लेना ठीक से। तो
तो अमीनो लिखेंगे हम और लिखेंगे 6 ऑक्सी। अब प्यूरिन, इसको लिखने से क्या मीनिंग है? इसको लिखने से मीनिंग ये है, जो आप स्ट्रक्चर यदि आप ड्रॉ करते हो, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आप आसानी से पहचान पाओगे इसको कि मैंने किसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ यहाँ पर किया है। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग भी की जा सकती है। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ मैंने NH2, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने किस पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, लेकिन जैसे ही मैं क्या करती हूँ, नंबरिंग करती हूँ। नंबरिंग जैसे इसकी शुरू होती है, देखो 1 है ना, थिकनेस बहुत ज्यादा है, थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं और कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं, किसी और कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 है आपका, ये 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आ गया 9। अब आप आसानी से पहचान पाओगे क्या लिखा है मैंने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया? मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एडेनिन का। कैसे? इसमें जो नंबरिंग होती है वो कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है। कैसी नंबरिंग होती है? प्यूरिन्स में एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो नंबरिंग होती है। एक कंफर्मेशन होता है नाइट्रोजन बेसिस में, जब हम देखेंगे जो एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, जब रोटेशन होता है तो उसमें सिन और एंटी कन्फर्मेशन होते हैं, तो वो कब किस बेस पर डिपेंड करते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो। मैं बताना ये चाहती हूँ मैंने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। मैंने 6 अमीनो प्यूरिन बनाया है। तो ये 6 पोजीशन पे क्या है? अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है यहाँ पर? 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? इसको 6 अमीनो प्यूरिन कहेंगे। अब सिमिलर मैनर में मैं अब किसका? ग्वानिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। ग्वानिन भी जो होता है वो कैसी होती है? यहाँ पे भी डबल रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? डबल रिंग प्रेजेंट है। अब जो डबल रिंग है उसको हम देखते हैं फिर से। सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बस पोजीशन जो होती है आपके अमीनो ग्रुप की और आपके जो ऑक्सीजन जो होता है उसकी जो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है वो बस चेंज हो जाएगी। तो ये NC मैटर ये नहीं करता कहाँ पर डबल बॉन्ड, मैटर आपको ये करता है आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इसमें। गड़बड़ क्या की है? यहाँ पर क्या करना था आपको? स्टार्ट कहाँ से करना था? N से स्टार्ट, नाइट्रोजन से, फिर कार्बन, देन अगेन नाइट्रोजन। अब देखो आप, ये ग्वानिन है, पर आपने कैसे पहचानना है? पहचानना ऐसे है कि मैं नंबरिंग फिर से नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे इसने बोला इसके 2 पोजीशन, सेकंड नंबर का जो कार्बन है वो क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर अमीनो ग्रुप लगा है। कौन सा ग्रुप लगा है यहाँ पर? अमीनो, यहाँ पर है अमीनो ग्रुप। हम यहाँ पे अमीनो ग्रुप ऐड कर देते हैं। अभी जो अमीनो है, अभी ग्रुप, इनका आपको जब आगे देखेंगे कि जब इनकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी की बात करोगे तब वहां आपको पता चलेगा। हाँ, यहाँ पर इसका रोल ये है, मतलब कि जब एडेनिन जो होता है वो पेयर करेगा थाइमीन से, साइटोसिन जो होता है जब ग्वानिन से पेयर करेगा, तब आपको ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो नंबर्स आपको लिख रही हूँ, आपको यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये क्या है? आपका ऑक्सीजन है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने नंबर पर है? मैंने ऑक्सीजन जो है वो कहाँ लगा दिया है आपको? 7th पोजीशन पे लगा दिया इंस्टेड ऑफ 6। तो मुझे यहाँ पे क्या करना था? इसको मैंने 6th पोजीशन पे इसको ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड करना था। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट और एकदम सही है। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? अब हमने ड्रॉ किया है किसका? ग्वानिन का। ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है किसका है? ग्वानिन का। और ये वाला किसका है? एडेनिन का। बहुत ही बेसिक
थिंग है और बहुत ही इजी चीजें हैं जो कि आपको आगे भी बताई जाएगी। अब हम देख रहे हैं किसका, अब हम नेक्स्ट ड्रॉ जो करेंगे, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, वो होगा आपका पायरिमिडिन्स का। ये दोनों जो है ये क्या है, आपके पैरेंट मॉलिक्यूल। सबसे पहले ध्यान में ये रखना है आपको। हमारे पास क्या है, साइटोसिन है, थाइमीन है और यूरासिल है। अब देखो ये सब चीजें हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस अभी आपको एकदम समझ में नहीं, क्लैरिटी जो होती है वो स्ट्रक्चर से ही समझ में आती है। आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम साइटोसिन बना रहे हैं। हमारे पास क्या है, साइटोसिन। वही रिंग बनानी है जैसे हमने पहले रिंग बनाई है, बस फर्क क्या होगा, फर्क और बेसिक डिफरेंस जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पर सिंगल रिंग होगी, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी बट वो कैसी होगी, सिंगल होगी। और दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर जो नंबरिंग हम करेंगे वो कैसी होगी, नंबरिंग में भी डिफरेंस है। नंबरिंग कैसी होगी, यहाँ पर होगी क्लॉकवाइज नंबरिंग, वहां पर कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग थी। तो ऐसे हमें 3 जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जो मैं पहले ही ड्रॉ कर लेती हूँ, देन बाद में हम इनको नाम देंगे। तो तीनों को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा अनइक्वल लग रहा है, इसको फिर से मिटा के बनाएंगे, ठीक। तो ये आपका नाइट्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड है ही, नाइट्रोजन पर कार्बन, देन नाइट्रोजन। एक और रिंग बना लेते हैं, एक और रिंग बना लेते हैं। ये है आपका कार्बन, ये नाइट्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड आता है। ये इसलिए है कि आपने एक बार यदि इसको विजुअलाइज कर लिया तो आप आगे समझ पाओगे। तो मान लो मैं अंदर लिख रही हूँ साइटोसिन, मतलब मैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। मैं यहाँ पर यूरासिल लिख रही हूँ, मतलब यूरासिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाली, और मैं लिख रही हूँ यहाँ पे थाइमीन, मतलब मैं थाइमीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमने बात क्या की थी, जब हमने बात की थी कि हम जब प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एंटी क्लॉक, इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज नंबरिंग की जाती है। ये 1, इसको आप अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर की तरफ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको अंदर की तरफ लिखते हैं ताकि हम बाहर कुछ अटैच करना चाहें तो आराम से। 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलर थिंग में यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं, लाइक दैट, जैसे हमने प्रीवियसली अभी नंबर्स ऐड किए उस तरीके से। अब देखो, अब मुझे बताना क्या है, क्योंकि रिंग तो सब में सेम है। अब जो इनके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगने वाले हैं, जैसे किसी में अमीनो, किसी में ऑक्सीजन जो होता है, उनकी वजह से इनके स्ट्रक्चर और नाम में क्या है, डिफरेंस। जैसे कि आप साइटोसिन को क्या लिखते हो, साइटोसिन को लिखोगे आप क्या लिखोगे, यहां मैं लिख रही हूं आपको 2-ऑक्सी 4-अमीनो। मतलब आपको पता चल गया है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मतलब ये कि इसकी सेकंड पोजीशन पे क्या लगेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगेगा, और जो 4th पोजीशन है यहाँ पर क्या आएगा, इसका अमीनो ग्रुप जो होगा वो अटैच होगा। कितना इजी था, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं यूरासिल को कैसे लिखूंगी, यूरासिल को मैं लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2,4 डाई ऑक्सी पायरिमिडिन। तो यहाँ पे हमने इसको पायरिमिडिन्स नहीं लिखा है, यहाँ भी लिख देते हैं पायरिमिडिन्स या पेरीमिडिन, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। यहाँ भी इसको पेरीमिडिन्स लिखते हैं, पेरीमिडिन्स। तो देखो मैंने बोला है 2, तो हम सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड कर देते हैं। फिर 4th पोजीशन पे भी ऑक्सीजन ही बोल रहा है तो हमने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ठीक है। इतना जो स्ट्रक्चर बना है किसका बना है, ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर। आपको पता होगा कि यूरासिल जो होता है वो आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए में क्या होता है, यूरासिल जो होता है प्रेजेंट होता है, जो कि बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी रखता है किसके साथ, एडेनिन के साथ में। और डीएनए में हमारा होता है थाइमीन। अब थाइमीन का जो स्ट्रक्चर होता है
वो बिल्कुल डिक्टो किसका जैसा है, आप डुप्लीकेट किसके जैसे बोल सकते हो, आप यूरासिल के जैसे बोल सकते हो, लेकिन एक डिफरेंस है जिसकी वजह से ये थाइमिन कहलाता है। जैसे ये 2,4 डाई ऑक्सी 5 मेथाइल पायरिमिडिन। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका सिंथेसिस जो होता है न्यूक्लिक एसिड का कैसे होता है। तो देखो ये न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस। अब इसने क्या बोला है कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है, फोर्थ पोजीशन पर भी ऑक्सीजन, और जो फिफ्थ पोजीशन इस पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड है। तो हम मिथाइल ग्रुप को भी ऐड करवा देते हैं। ये क्या है आपका मिथाइल ग्रुप जो होता है, आपने इसको यहाँ पर ऐड करवा दिया मिथाइल ग्रुप को। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, देखो स्ट्रक्चर पूरा वही का वही है आपका, बस कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आपके, इसलिए हमने तीनों को एक साथ बनाया ताकि आप आसानी से क्या कर सको, एक दूसरे को कनेक्टिविटी को इसमें ला सको। अब देखो, अब जब आपने क्या किया, साइटोसिन थाइमिन यूरासिल तीनों बना लिया आपने, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है नाइट्रोजनस बेसिस। और कौन सा नाइट्रोजन बेस है, इसमें पेरेंट मॉलिक्यूल कौन है आपका, पेरियमिडिन्स है। तो ये बेसिक चीज थी, ये बेसिक में इसमें आपने क्या देखा, इसमें देखा आपने एडेनिन है, और ये वाला क्या है आपका एडेनिन और ग्वानिन, जो कि क्या है आपके प्यूरिन्स हैं। और यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर साइटोसिन थाइमिन और यूरासिल, या साइटोसिन यूरासिल और थाइमिन देख लिया है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो किसको हम की पॉइंट कह सकते हैं, ये जो लेक्चर है वो एकदम बिगिनर्स के लिए है, जिनको हर एक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, उनमें भी प्रॉब्लम होती है। तो देखो आप की पॉइंट ये है यहाँ पर कि आपको हमेशा याद रखना है कि नाइट्रोजन, सॉरी नॉट नाइट्रोजन, एडेनिन जो होता है वो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी रखता है थाइमिन के साथ इन केस ऑफ डीएनए, और इन केस ऑफ आरएनए किसके साथ, यूरासिल के साथ। और कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, और ये बॉन्ड कौन से होते हैं, वो प्रेजेंट कौन से होंगे, तो ये है यूरासिल, 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब मैं यहाँ लिख रही हूँ ग्वानिन और 3 इस तरीके से बॉन्ड प्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब साइटोसिन की बात करी, तो जो साइटोसिन जो होते हैं उसमें 3 बॉन्ड दोनों में कॉमन होते हैं, बस फर्क कहाँ पर है, डिफरेंस जिसको हम कहते हैं वो है यूरासिल और थाइमिन का। तो ये चीजें जो होती हैं, ये क्या है, ये बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको ये बताता है। अब हम किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आपके, हमने हेडिंग में क्या देखा था, हमने हेडिंग में बात की थी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड की बात की थी हमने, तो उसी की हम बात करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड तो आप देख ही चुके, अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड कौन है आपके डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, जब हमने ड्रॉ किया था सब कुछ सेम है, बस एक जो थिंग है वहां पर, एक ही चीज जो है वो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये 2 प्राइम OH होता है किसमें, आपके आरएनए में वो प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम तो है ही, उसमें कोई दो राइवल, इसमें क्या है प्रेजेंट है। और जो 3 प्राइम OH है इसकी हम बात कर रहे हैं, 3 प्राइम OH जो होता है दोनों में ही है, तो 2 प्राइम OH जो होता है वो आपके डीएनए में क्या है, एब्सेंट है। इतनी चीज समझ में आ गई, तो इसलिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए और बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी है ही, वो तो है ही, उस पर तो आपको ध्यान देना ही है। यहाँ हमने बताया था क्या थे, यहाँ पर फॉस्फेट लगे हुए थे, कितने थे यहाँ पे फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लगे थे, देखा था हमने। और यहाँ पे था क्या था आपका, एक बॉन्ड था जो कि रोटेट करा, जो कि एंटी ओशन कन्फर्मेशन बता रहा था, और यहाँ क्या ऐड था आपका बेस। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक थिंग जो होती है, जो कि आप न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए जो होती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तैयार हो चुका है। अब देखो, अब
तो अल्फा जो फर्स्ट फॉस्फेट होता है जो बिल्कुल 5 प्राइम से अटैच होता है उसको कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। हम बताएंगे अल्फा बीटा गामा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हमारा डीएनए जो होगा या आरएनए जो होगा, न्यूक्लिक एसिड जो होगा सिंथेसिस होगा, तब आपके पायरोफॉस्फेट जो होते हैं वो रिलीज होंगे। 2 फॉस्फेट आपके निकल जाएंगे और सिर्फ एक अल्फा फॉस्फेट जो होता है वो अटैच रहेगा। और आपका आगे जो प्रोसीडिंग जो आपके आगे वाले जो शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट जो होता है वो आगे एक दूसरे से अटैच होता जाए। कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ किसके? आपके न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड का यदि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप कुछ इस तरीके से उसको बना सकते हो। तो देखो, यदि आपका 3 प्राइम यहाँ पर है OH, तो इसके सामने जस्ट क्या होना चाहिए? 5 प्राइम फॉस्फेट होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है डीएनए का। आरएनए की तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि उसमें सिंगल हेलिकल होता है ये, है ना। और ये कैसा होता है? डबल होता है। और 5 प्राइम फॉस्फेट है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 प्राइम OH। पहले हमने क्या करा? हमने पहले मटेरियल जो लगता है न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस होने के लिए, उस मटेरियल की पहले हमने क्या कर ली थी? व्यवस्था कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड को कैसे बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमने 3 चीजें देखी थी। 3 जो चीजें होती है वो क्या क्या देखा था हमने देखा नाइट्रोजन बेस, हमने देखा शुगर, हमने देखा फॉस्फेट। अब यही 3 चीजें जो होती क्या है? बेस है। किसके लिए? फंडामेंटल जो इसको कहते हैं, किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड के लिए। सिर्फ इनसे नहीं, और भी एंजाइम्स जो होते हैं, मशीनरी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। बट हाँ, ये 3 चीजें तो ऐसी हैं जिनके बिना हम न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, चाहे वो फिर डीएनए हो या फिर आरएनए हो। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 प्राइम OH लिखा है, तो मैं इसको आप डबल ना समझें, ये सिंगल ही है। इसको आपको समझाने के लिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बताना चाहती हूँ, है ना। तो हम देखेंगे इसको कि मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ क्यों कर रही हूँ। उसका रीजन है क्योंकि आपको कुछ बताना है। बताना क्या है? अब ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब कहीं मोटा पतला भी चल गया है, पर ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 3 प्राइम OH लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? 3 प्राइम OH किस में होता है? तो आप बोलोगे क्या? शुगर में होता है, ठीक है। फिर यहाँ मैं लिखूंगी फॉस्फेट, फिर लिखूंगी शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, और फाइनली वापस फॉस्फेट आ गया आपका। इस तरीके से तो बताना ही जाए। मतलब ये है कि जो बैकबोन, हम किसकी बात करेंगे? जो डीएनए की जो बैकबोन होती है, जिसको आप क्या कहते हो? रीढ़ की हड्डी जो है, जिस पर आपका पूरा स्ट्रक्चर टिका है, ये बैकबोन है। बैकबोन में कौन कौन प्रेजेंट होता है? बैकबोन में आपके प्रेजेंट होते हैं कौन? शुगर और फॉस्फेट। तो ये 2 चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके बैकबोन में। तो फिर नाइट्रोजन बेस कहाँ आना चाहिए? वो कोर में प्रेजेंट होता है, उसको भी हम भी देखेंगे। ये बैकबोन में प्रेजेंट हुई है पर कोर में प्रेजेंट है। तो ये 5 प्राइम फॉस्फेट है, मतलब यहाँ पर फॉस्फेट है, और आप क्या आ गया यहाँ पे? शुगर। शुगर के बाद वापस फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, और फिर शुगर, और फिर फॉस्फेट, और वापस क्या आ जाएगी? आपकी 3 प्राइम OH, मतलब यहाँ पे फिर से शुगर प्रेजेंट है। तो ये क्या होगी? आपकी ये जो हमने अभी ड्रॉ किया, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको जो ड्रॉ किया है हमने किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है? ये बैकबोन का स्ट्रक्चर, सिर्फ बैकबोन है। अभी आप इसको डीएनए नहीं बोलोगे, क्यों? कभी इसमें एक चीज जो होती है वो एब्सेंट है, और एक चीज क्या एब्सेंट है वो भी आप देखोगे, आपको बहुत जल्दी आसानी से पता चल जाएगा। एक चीज क्या एब्सेंट है यहाँ पर? वो एक चीज जो एब्सेंट है वो है आपकी बेसिस जो होते हैं, वो एब्सेंट है। आप जानते हो डीएनए पे होता है फॉस्फेट, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। शुगर आपकी सॉल्युबल होती है, और आपके जो नाइट्रोजेनेसिस बेसिस होते हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये? हाइड्रोफोबिक। तो नाइट्रोजेनेसिस जो बेसिस होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। यहाँ पर हम
बेस की बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से। तो मान लो यहाँ पर एडिनिन है, तो एडिनिन के साथ 2 बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा? थाइमिन जुड़ेगा। मान लो यहाँ ग्वानिन है आपका, तो एडिनिन ग्वानिन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? साइटोसिन से 3 बॉन्ड से। सिमिलर मैनर में आप यहाँ पर क्या बताओगे? आप ग्वानिन है मान लो, और फिर से मैंने क्या कर दिया है, 3 बॉन्ड बता दिए, और ग्वानिन साइटोसिन है। मैं यहाँ पर ये ऑब्लिक स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करूँ? उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, जब हम इसकी बेस पेयरिंग आसानी से देखना चाहेंगे। सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी इसको बता। अब देखो यहाँ पर जो एक चीज और आई जाती है वो होती है इस तरीके से, आप ये ग्रूव्स बन रहे हैं, ये क्या है आपके ग्रूव। तो ये जो ग्रूव है ये कैसा है? इसका माइनर ग्रूव है। और ये जो बहुत ज्यादा उथला उथला सा दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है आपका? मेजर ग्रूव है। अब ये जो ग्रूव्स होते हैं ना, इनमें भी डिफरेंस होता है। जब आप टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करोगे, डिफरेंट टाइप के डीएनए की बात करोगे ना, उनके स्ट्रक्चर, उनके बेसिक डिफरेंस में, तब आपको माइनर और मेजर ग्रूव का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको आसानी से आप कोरिलेट कर पाओगे। तो ये आपका मेजर ग्रूव हो गया। ये बहुत चीजें एकदम बेसिक चीज है ये। अब देखो मैं आपको हेलिकल पीच, हेलिकल टर्न, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कितना, अभी बस आपको समझना है कि आपका शुगर और फॉस्फेट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपके फॉस्फेट जो लगते हैं वो शुगर से अटैच है, और जो शुगर से ही क्या हो रहा है? बेसिस। तो जहां जहां मैंने ये आपको फॉस्फेट से ये गलत बताया थे, हम देखो शुगर से क्या होना चाहिए? आपके बेसिस जो होते हैं वो अटैच होना चाहिए, जिससे यहाँ पे भी फॉस्फेट से बता दिया गलती से। तो जहां जहां शुगर है ना, वहां वहां से क्या होना चाहिए आपके? जैसे मान लो क्या है, ये शुगर है, इधर भी शुगर है, इधर से क्या होंगे? इन दोनों में क्या होगी? आप बेस पेयरिंग होगी। ठीक है, थोड़ी सी गलती की है। तो आप जहां जहां शुगर है आपका, क्योंकि आपको बताया गया है कि शुगर से ही क्या हो रहा है? आपका नाइट्रेट बेस जो है वो अटैच है। कितना हो गया? अब बैकबोन में क्या है? शुगर और फॉस्फेट है। और इसके कोर में क्या प्रेजेंट है? कोर में प्रेजेंट है कौन? आपका नाइट्रोजिनस बेस। इसको छुपने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत छुपने? क्योंकि ये किसका नेचर कैसा है? ये है हाइड्रोफोबिक नेचर का। जो हाइड्रोफिलिक नेचर के थे वो तो आ गए वाटर से इंटरेक्ट करने के लिए बाहर, हाइड्रोफिलिक। बट जो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करता उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा किससे? कोर से। तो अब समझो, आप क्या समझोगे? आप हाइड्रोफिलिक जो हो गया आपका शुगर फॉस्फेट, और हाइड्रोफोबिक कौन हो गया आपका? नाइट्रोजनस बेस हो गया है। तो यहाँ पर बेस भी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन जो होता है वो क्रिएट ना हो। ये कोर है और ये बैकबोन है। ये हो गया एक नमूना तैयार किसका? डीएनए का। जब आप इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आरएनए का नमूना बन जाएगा। तो किसका नमूना बन जाएगा? वो आरएनए का नमूना बन जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको पूरा जो जब पॉलीमराइजिंग होता है तो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और किस तरीके से जो होता है आपके पायरोफॉस्फेट जो रिलीज होते हैं और मोनोफॉस्फेट जो होते हैं वो प्रोसीड करते जाते हैं, एक चेन को फॉर्म करते जाते हैं, एलोंगेट करते जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में।